जी, कैसे हैं आप सब? चलो जी, तो आज हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर जो आज हम सीरीज करने जा रहे हैं उसका नाम है फेमा। अगेन ये सीरीज भी ऐसे ही चलेगी कि सबसे पहले मैं अभी आपके साथ लाइव हूं और लाइव के बाद एक क्लास अगली चल जाएगी जो कि रिकॉर्डेड होगी। एंड सबसे पहले मैं लाइव सेशन की बात कर लेता हूं। हाँ जी, लाइव सेशन में मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं इस टॉपिक को। फेमा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। चले जी, आपके पास ये शीट होगी। ये शीट मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, आप प्लीज अपनी ये शीट निकाल लीजिएगा। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं अभी लाइव ही लेने वाला हूं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आर्क सपोर्ट लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 having its registered office in the Nasik, Maharashtra and engage in the manufacture of the sports shoes and related accessories. It has the following breakup of equity and preference share capital. 1,20,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि एसबीओ के ऊपर क्वेश्चन जरूर करके जाना। तो ये पहला क्वेश्चन एसबीओ के ऊपर ही आधारित है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर ही है। भगवान, आज मेरा दिमाग पता नहीं कहां चल रहा है, स्क्रीन सामने रखी नहीं मैंने। लो जी, ये रही स्क्रीन। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन एसबीओ के ऊपर आधारित है, प्लीज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर आधारित है। ठीक है जी, आगे फिर कहता है मिस मार्था, one of the elite member from the Jaipur, hold in her name equity share worth rupees 6,50,000 of the company as on the date, and also has a beneficial interest in the equity shares worth rupees 3 lakh। अब देखो जी, मार्था की अगर मैं बात करूं तो 6,50,000 के उसके पास डायरेक्ट होल्डिंग है। ये हो गई आपकी डायरेक्ट होल्डिंग, और साथ में ही 3 लाख शेयर्स के वर्थ के उसके पास इनडायरेक्ट होल्डिंग है। तो जब हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप देखते हैं ना, तो हम डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों देखते हैं सेक्शन 90 के अंदर। ठीक है, Miss Martha, one of the elite member from the Jaipur, hold in her name equity share worth rupees itna as on date, and also the beneficial interest itna is concerned about the declaration to be made by her as mandated by the company's amendment act SBO rules। खुद ही इसने बता दिया SBO rules। ठीक है, ना भी बताए तो भी पहचानना आना चाहिए। आगे, she consulted CA Mrs. Marina, her friend, on the above issue, who advised that since she has significant beneficial ownership directly and indirectly in the company, she is required to file the declaration as mandated by the above rules। ठीक है जी, referring to the above provision, decide whether the advice given by CA Marina, her friend, on the above issue is in line with the SBO rules। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको सेक्शन 90 का रेफरेंस देते हैं कि सेक्शन 90 में एसबीओ के रूल्स किस किस पे अप्लाई होते हैं। रूल्स भी लिखने हैं और सेक्शन 90 भी लिखना है। सेक्शन 90 25% और अदर परसेंटेज में भी प्रेस्क्राइब क्या देता है, फिर कहता है सिग्निफिकेंट ओनरशिप, फिर कहता है कंट्रोल, फिर ये जो अदर परसेंटेज है ये कंपनी रूल्स में लिखी हुई है। तो रूल्स के अंदर लिखा हुआ है क्या, 10% ऑफ द वोटिंग पावर, 10% ऑफ द शेयर्स, या 10% ऑफ द डिविडेंड, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या फिर कंट्रोल। ये सारा सेक्शन 90 प्लस रूल समेत सब कुछ आपको वहां पर फुर्सत के पलों में चिपका के आना है। तो ये आपने चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। डन का मैसेज मुझे दे दो। अब आपको ये देखना है कि क्या यहां पर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा।
आ रहा है या नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन आया है कि क्या सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट क्योंकि सितंबर 25 में आ चुका था फिर आने की संभावना है? यस, क्योंकि ये काफी टाइम से नहीं आ रहा था तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर वो सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब मार्था इस केस के अंदर कितना होल्ड कर रही है, जरा इस चीज पे आ जाइएगा। देखिए मार्था होल्ड करती है 6,50,000 इन हर नेम डायरेक्टली एंड 3 लाख बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो टोटल होल्डिंग कितनी हो गई? 9,50,000। कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं जरा ये भी देख लीजिएगा। कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1,20,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो यानी कि कितना हो गया? 1.20 CR हो गया। अब कंपनी इसके मैडम के पास कितना है जरा देख लीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि मैडम के पास 9.50 लैक्स हैं? इसका मतलब क्या 10% से कम है? यस, तो देयरफॉर शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द डिक्लेरेशन एज मेंशन बाय द सीए मिस मरीना। बताइए कोई भी दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत? क्लियर है? तो ऐसे पहचानना है एसबीओ का क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद पढ़िएगा, कहता है एसबीओ रूल्स आर एप्लीकेबल इन एवरी केस, कमेंट एंड मेंशन द इंस्टेंसेस इफ एनी वेयर दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब एसबीओ कहां नहीं लगता, सेक्शन 90 कहां नहीं लगता, वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 90 कहां नहीं लगता, तो आपने वो सारे केसेस लाइक म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, होल्डिंग सब्सिडरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन सब के बारे में लिखना है। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट ही था, पहचानने वाला क्वेश्चन जो था मेनली वो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम आते हैं फेमा के ऊपर। आइएगा फेमा पे, अगला क्वेश्चन हमारा है स्टारटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इज प्लानिंग टू रेमिट $12 मिलियन to a consulting firm based in Germany for advisory services relating to the new highway infrastructure project limited. न्यू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब याद करो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ तक की कंसल्टेंसी अलाउ होती है। यहां पे कितना जा रहा है? 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन का मतलब क्या हुआ? $12 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 12 मिलियन। क्या मैं कह सकता हूं 12 मिलियन 1.2 करोड़ हो गया? बोलो जी, 1 करोड़ तक की कंसल्टेंसी अलाउ है, तो ये 1.2 करोड़ हो गया। यस, आगे द कंपनी हैज आल्सो एंगेज अनदर फॉरेन कंसल्टेंसी फॉर अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड वांट टू रेमिट $9 लाख। ओह, $9 लाख। अच्छा जी, अगर तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो $1 करोड़ तक, अदरवाइज $1 लाख तक अलाउ है। उसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल। Both the payment are to be made from India with reference to the Foreign Exchange Management 1999 determine whether the StarTech Private Limited can freely remit this amount। पहले तो कहां पर लोकेटेड है ये ट्रांजैक्शन? तो हम कह सकते हैं शेड्यूल 3 में लोकेटेड है। अच्छा, शेड्यूल 3 के अंदर नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर वो कहता है जी $1 लाख तक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और $10 लाख तक अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अदर देन आपका ये हो, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो अलाउ होता है। अच्छा जी, तो अब बताइएगा, पहली बात तो $12 मिलियन आप कंसल्टेंसी के लिए दे रहे हैं क्योंकि वो 10 मिलियन यानी कि $1 करोड़ के लिमिट को ब्रीच कर रहा है, तो फिर इसके लिए क्या मैं कह सकता हूं पहले आरबीआई की अप्रूवल चाहिए? यस। दूसरा, ये जो आपका $9 लाख की पेमेंट है तो क्या ये $10 लाख के लिए के अंदर आती है? यस। तो इसके अंदर क्या आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत है? नहीं, वहां आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, चल जाएगा। ओके, आगे आइएगा जी, अगले पे आते हैं। कहता है जी अच्छा, ये अगला क्वेश्चन जो है ना, ये इस बार का एमसीक्यू था जिसने पैनिक फैला दिया था सितंबर 25 में। इतना भयंकर पैनिक फैलाया था कि मतलब, और इंस्टीट्यूट ने भी मजे लिए थे। आंसर गलत है एक क्वेश्चन का, वो हमने डिस्कस किया भी था कि आंसर गलत है इसका, ये आना नहीं चाहिए था, बट फिलहाल अब इंस्टीट्यूट ने कबूल किया और कहा जी 2 में से जिस पे भी क्लिक कर दो वही ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा मेरे साथ, कई सारे पेज खुलते जाएंगे, दिमाग एकदम खुलता जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। कहता है जी सीए डेविड, एन इंडियन डॉक्टर रिजाइडिंग इन पंजिम गोवा, वाज मैरिड टू रूबी, अनदर रेजिडेंट इन सेम प्रोफेशन इन 1996। देखो आपको ना एक तरीका बताता हूं, अगर आप किसी एमसीक्यू में फंस जाओ, पहली बार में आपको क्रैक नहीं हो पाए, आपको लगे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम कीजिएगा, वो क्या है कि आप ना ड्राइंग बना लीजिएगा। ड्राइंग बना के आपको ना सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था, तो मैं ड्राइंग बनाना शुरू करता हूं। पहला मैंने लिखा, एक है डेविड, ठीक है जी, दूसरा है रूबी। लो जी, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और इसकी मैरिज हुई है रूबी के साथ, ये भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। आगे
ये तब करना जब फंस जाओ, हर जगह मत करना, ये केवल तब करना जब किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ बुरी तरह से। द कपल हैड 3 चिल्ड्रन बाय द नेम ऑफ, हाँ जी 3 बच्चे हैं, क्या नाम है? क्रिस्टोफर, सेबेस्टियन एंड एलिना। ओके, 3 बच्चे हैं जी, क्रिस्टोफर, एलिना, सेबेस्टियन एंड एलिना। लो जी, इनके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। Mrs. Ruby left India in 2020 with her daughter Alina and son Sebastian to the United States of America to pursue her master degree in the field of medicine, leaving behind David in India along with the Christopher। तो 3 लोग चले गए जी, ये यहीं रह गए इंडिया में, और 3 लोग चले गए हैं, ये चले गए हैं यूएसए में। कहानी क्लियर होती जा रही है एकदम। आगे फिर उसके बाद इन सितंबर, अच्छा ये कब लेफ्ट किया इन्होंने? 2020। और क्या पर्पस क्या था? हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, लेफ्ट इंडिया, मगर बच्चों के साथ गई है। हायर एजुकेशन के लिए गई है मगर बच्चों को साथ में लेके गई है, तो इसका मतलब परमानेंटली शिफ्ट होने का ही प्लान लग रहा है ये तो, क्योंकि बच्चों को लेके क्यों गए हो। चलो खैर, इन 21 सेबेस्टियन परचेज्ड, सेबेस्टियन कौन था जो वहां गया था? अच्छा, वो बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा है कि परचेज अ पीस ऑफ लैंड इन द सिटी ऑफ शिकागो एज एन इन्वेस्टमेंट। वाह 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 वाह। सेबेस्टियन ने 2021 में शिकागो के अंदर प्रॉपर्टी परचेज की है। अबे तेरी ऐसी की तैसी नालायक, क्या हो रहा है ये पेन को। हाँ जी, सेबेस्टियन विदेश जा चुका है। विदेश जाने के बाद अब उसने प्रॉपर्टी परचेज की है 2021 में। किसने? सेबेस्टियन ने। अच्छा जी, शिकागो में प्रॉपर्टी परचेज की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है? मीनवाइल क्रिस्टोफर, जो कि इंडिया में ही है, हैड इनकॉर्पोरेटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया एंगेज इन द मेडिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग्स विद इट्स हेड ऑफिस इन पंजिम, गोवा, हैविंग अर्नड द फॉरेन एक्सचेंज वर्थ $, कितना है? 1.25 करोड़ की कंपनी को रेमिटेंस आई है इन द पास्ट 3 years and was also planning to extend business by collaborating with the American company engaged in the same field। ये किसकी बात हो रही है? क्रिस्टोफर की। क्रिस्टोफर, इसकी कंपनी ने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अर्न की है इन 3 years 1.25 CR डॉलर्स में है। यस, 1.25 CR की। अच्छा जी, फिर उसके बाद hence he called back Sebastian to India on 31st of May 23 to help him in his business venture after being inducted as a director in the company। लो जी, क्रिस्टोफर ने कहा सेबेस्टियन को तू इंडिया आ जा भाई। ये सेबेस्टियन जिसने शिकागो में इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की थी, ये आ गया इंडिया। हे भगवान, कैसे कैसे घुमा रहा है देखो। 31 मई 2023 को 31 मई 2023 को इसको बुला लिया गया है इंडिया में। कहां गया यार? हाँ, 31 मई 2023 को इसको इंडिया बुला लिया गया है। इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2023। ठीक हो गई इतनी बात? चले, आपको क्या लगता है इस बार भी ऐसी केस स्टडी आ सकती है? अब देखो, मैं तांत्रिक वांत्रिक तो हूं नहीं कि मैं पहले से बता दूं। अगर आ जाए तो मैं उसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हें सिखा सकता हूं कि जब तुम ड्राइंग बनाओगे तो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, अगर ऐसी केस स्टडी आती है। और जब तक ड्राइंग नहीं बनाओगे तो तब तक तुम पार नहीं पा सकते उसके। ऐसी केस स्टडी को सॉल्व करने का यही ड्राइंग एक तरीका है बस। आगे सुनिएगा। द अमेरिकन कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्रिस्टोफर का, आप सब कुछ समझ आ रहा होगा सब कुछ की ड्राइंग देखकर, has offered to purchase the land owned by Sebastian in Chicago wherein the production facility can be set up। यानी कि जो इसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है ना अमेरिकन कंपनी के साथ, अब यही अमेरिकन कंपनी कह रही है, अमेरिकन कंपनी कहती है कि हम ये लैंड परचेज करने को तैयार हैं, लैंड परचेज करने को हम तैयार हैं। ये अमेरिकन कंपनी कह रही है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़िएगा।
फिर जॉन द सीईओ ऑफ द अमेरिकन कंपनी एक्टिंग इन एडवाइस ऑफ मिस्टर क्रिस्टोफर हैज शोन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट $150,000 in the Bioseeds Limited, an Indian company engaged in the plantation and harvest of the medical plant and herbs in the hills of the Kangra in the Himachal Pradesh. जॉन जो कि सीईओ है अमेरिकन कंपनी का, एडवाइस कौन दे रहा है इसे? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कौन है? ये रहा। तो फिर क्रिस्टोफर की एडवाइस है प्लस जॉन को, और इन्वेस्ट करने का प्लान है इन इंडियन कंपनी। किसमें लगी हुई है इंडियन कंपनी? प्लांटेशन में, तुम्हारी ऐसी की तैसी एग्रीकल्चर में, इन प्लांटेशन। आओ तो मैं करवाता हूं इन्वेस्ट अभी आगे। Mr. John suggested that the company owned by Christopher should donate an amount towards sponsoring of the annual salary of the professor at the Chicago Institute of Medical Science to gain popularity and fame among the medical fraternity in the Chicago, thereby creating a chair in the medicine which would ultimately help him and his newly formed venture in the same city। भाई चेयर क्रिएट करने को कह रहा है। चेयर क्रिएट करने का मतलब है कि आप डोनेशन देते हो यूनिवर्सिटी को, फॉरेन यूनिवर्सिटी को, ताकि वहां पर आपके नाम से एक चेयर क्रिएट हो सके। मतलब ये चेयर, मतलब ये सीट आपने क्रिएट की है, तो फिर आपके रेफरेंस से ना लोग भी वहां आ सकते हैं। जैसे हमारे रतन टाटा जी बड़ा इन्वेस्ट किया करते थे, बड़ा हार्वर्ड वगैरह में दिया करते थे। सिमिलरली मुकेश अंबानी जी भी दिया करते हैं। चले के फास्ट ट्रैक बैच में से, बिल्कुल जी फास्ट ट्रैक में से कर सकते हो परी जी। हाँ जी, ठीक हो गई इतनी बात। तो यानी कि जॉन ने सजेस्ट किया है क्रिस्टोफर को, तो क्रिस्टोफर जो है शायद वो इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फॉर चेयर। ओके, डोनेशन में लिया जाएगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल मिस्टर डेविड, नाउ बीइंग एजेड, had been suffering with the life-threatening diseases himself। डेविड कौन था? ये रहा डेविड। ओ बाप, अब आया वापस आगे। And has urged his wife residing in Chicago, USA to search a suitable hospital where he can be treated for his ailment and get cured। रूबी को कहा है डेविड ने कि हाँ जी जानेमन, मेरे लिए कोई हॉस्पिटल ढूंढ डालो। Mrs. Ruby, being a doctor herself, has suggested the name of Pennsylvania Institute of Research and Medicine। She had consulted the specialized doctor in the institute who are of the view that cure of the disease is possible, but the patient must spend a minimum of 6 months in the hospital। पूरा नॉवल चल रहा है, फैमिली की कहानी। आगे। The institute has given an estimate expense of $2,60,009 for the treatment and said estimate has been provided on the letterhead of the hospital under seal। बिल्कुल ठीक चल रहा है। Cost of the emigration as certified by the authority for Mr. David has been calculated at $15,000। Mr. David has urged the Pennsylvania Institute of Research and Medicine to reduce this treatment expenses to $2 lakh, but the same has been refused by above institute। Mrs. Ruby decided to help her husband and is willing to sell a property owned by Panjim Goa। गोवा की जो प्रॉपर्टी थी वो बेचने को तैयार है, which was earlier bought while she was in India along with Mr. David। Okay, based on the fact given in the above scenario and applying the relevant provision, answer the following question। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि whether the Sebastian as well as his mother Mrs. Ruby, Sebastian क्या था? मम्मी के साथ गया था, can be allowed to transfer their respective properties in the Chicago, USA and Panjim, India toward the achievement of their separate motive। सेबेस्टियन का मोटिव अलग है, रूबी का मोटिव है पति की मदद करना, और सेबेस्टियन का मोटिव अलग है, प्रॉपर्टी को बेचना। मतलब किसकी? यूएस की कंपनी को, अगर आपको ध्यान हो तो। पहले कहता है सेबेस्टियन वुड बी अलाउड टू सेल हिज प्रॉपर्टी इन शिकागो टू द अमेरिकन कंपनी, बट मिसेस रूबी वुड नॉट बी अलाउड टू सेल हर प्रॉपर्टी इन इंडिया एज इट बीइंग सोल्ड फॉर अ नॉन कमर्शियल पर्पस। ओके ओके, ये तो कोई तुक ना हुआ। क्यों नहीं बेच सकते अपनी प्रॉपर्टी? विदेशों में रह के वो बेच सकते हैं इंडियन प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेबेस्टियन एंड मिसेस रूबी मस्ट अप्लाई टू द आरबीआई फॉर इट्स अप्रूवल प्रायर टू सेलिंग देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। कोई तुक नहीं है। आरबीआई का अप्रूवल कहां से आ गया? देखो सेबेस्टियन कौन है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो अपनी विदेशों में प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, हमें क्या लेना देना। और रूबी कौन है? वो भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो कोई इंडिया की प्रॉपर्टी बेचना चाह रही है, तो हमें क्या लेना देना। Sebastian and Mrs. Ruby can only sell their property to each other and not to the third party। फालतू की बात। आगे। Both Sebastian and Ruby can freely sell their respective property to the buyer of their choice without the intervention or the approval of the Reserve Bank of India। Yes, क्या दिक्कत है? ये आपने कहां किया है? ये आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन
5 के नीचे किया है। एक सर्कुलर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वहां मैंने कराया था, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी, रेगुलर बैच के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर अपनी विदेशों में प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया की भी प्रॉपर्टी अगर कोई एक बेचना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया ले जा सकते हो, और मतलब उसमें आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं है। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर जॉन अमेरिकन कंपनी वाला एंड क्रिस्टोफर, अच्छा जो इंडिया में ही था, कैन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ ईच अदर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,50,000 इन द बायोसीड्स लिमिटेड एज वेल एज डोनेटिंग 1 year सैलरी टू द मेडिकल चेयर अब्रॉड रेस्पेक्टिवली। ओके, जॉन वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट $1,50,000 इन द बायोसीड्स लिमिटेड, क्योंकि ये एनआरआई है और एनआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। याद है प्रोहिबिटेड कैट के अंदर, prohibited cat schedule 3rd, NRIs are not allowed to invest in the plantation activity or agriculture in India, ठीक है। Although Mr. Christopher can very well donate a year's salary to the medical chair abroad without the approval। एक मिनट, तेरी 3 महीने की कितनी है? 1.25 करोड़। अच्छा, तू इन्वेस्ट कितना करना चाह रहा है, एक बार ये भी बता दो। ये इन्वेस्टमेंट का तो अमाउंट ही नहीं लिखा था ना, हाँ यही तो दिक्कत थी। ये ऐसे फालतू के क्वेश्चन बनाते हैं, अमाउंट लिखते नहीं, अब कितना अमाउंट है ये पता ही नहीं। तो अगर तो अमाउंट 1% ऑफ द प्रीसीडिंग 3 year डोनेट फॉरेन एक्सचेंज के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ऊपर है तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। अब ये कितना अमाउंट, ये तो लिखा ही नहीं इन्होंने। तो फिर पहला आंसर ठीक लग रहा है, दूसरा आंसर, एक मिनट, पहला ए आंसर ठीक लग रहा है, दूसरा जॉन वुड बी एबल टू इन्वेस्ट 1,50,000 इन बायोसीड्स गलत है। बोथ जॉन एंड क्रिस्टोफर वुड नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ ईच अदर एज द सेम आर इन द डिफाइंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फेमा। फेमा का डिफाइंस तो नहीं हो रहा, मतलब मैं कह सकता हूं कि क्रिस्टोफर इन्वेस्ट कर सकता है, एक सर्टेन अमाउंट तक कर सकता है, डिफाइंस कहां है। John would not be able to invest in bioscience, although Mr. Christopher can only donate a year's salary to the medical chair abroad after prior approval from the Reserve Bank of India। अब देखो जी, ए और डी अमाउंट तो तुमने दिया नहीं है, तो या तो ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। तो हमने अपनी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी उसी टाइम, पेपर के टाइम भी 6 बजे या 6:30 बजे जो क्लास हुई थी वहां पे भी मैंने बोल दिया था कि ए और डी दोनों को करेक्ट कर देना चाहिए। सीए इंस्टीट्यूट ने वो सलाह सुनी है और ए और डी जिन्होंने भी दोनों ठीक किए हैं उन दोनों को नंबर दे दिए हैं, दोनों को ही नंबर दे दिए। बट क्वेश्चन बड़ा धांसू, बड़े आंसू निकालने वाला क्वेश्चन था, ये तो मानना पड़ेगा, आसान नहीं था क्वेश्चन। और जब तक ऐसी इमेज नहीं बनाओगे तब तक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। आगे, whether it is possible to pay Pennsylvania Institute of Research and Medicine and the Immigration Authority the respective amount of money for the purpose of medical treatment of David। डेविड के लिए कितना चाहिए था? 2,69,000 चाहिए था। अच्छा, Pennsylvania Institute of Research and Medical can be paid $2,69,000 against the certificate, क्योंकि सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से आ गया है, that the medical procedure would require the above stated amount, कोई दिक्कत नहीं है। Immigration of expenses of 15,000 can be paid under the liberalized remittance scheme, yes वो भी पे किए जा सकते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, तो ये परफेक्ट आंसर है। फिलहाल सेकंड भी देख लेते हैं, पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मेडिकल कैन नॉट बी पेड, ये तो गलत हो गया। देयर इज नो लिमिट टुवर्ड पेमेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, हेंस पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है लिमिट, ऊपर के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नो पेमेंट फॉर अबव कंसर्न कैन बी अलाउड, ये भी गलत है, तो ए इज मोर करेक्ट, ए इज करेक्ट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैवी लोडर्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द लोडर व्हीकल यूज्ड फॉर द कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है जी, इट इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड हेंस हैज कम इन द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर फ्रेड, एन अमेरिकन सिटीजन वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, इज प्लानिंग टू सिक्योर बिजनेस इन द यूएसए। हैवी लोडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसके साथ? फ्रेड के साथ, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ कंपनी प्लानिंग टू सिक्योर बिजनेस इन यूएसए। Mr. Fred has informed the director of Heavy Loader Limited that another Indian company engaged in the commercial construction business has a requirement of 25 loader vehicle for its wholly owned subsidiary American subsidiary company।
Okay, heavy loader limited supply the required loader vehicle with an invoice value of $350,000 in exchange of the allotment of the equity capital of the same worth in the American company. वाह 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 वाह, यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बदले में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। शाबाश शाबाश, तुम हो देश के नाम पे धब्बा। अच्छा आगे, Mr. Fred has asked for an export agent commission of 15%। डूबमर नालायक, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, और आगे कमीशन और दे दे। वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाइड फ्रॉम द हैवी लोडर लिमिटेड टू विद द हैवी लोडर लिमिटेड हैज रिफ्यूज्ड टू द पेमेंट ऑन द ग्राउंड एंड मैक्सिमम कमीशन दैट कैन बी पेड इज 10%। कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द फेमा डिसाइड, आपको क्या क्या डिसाइड करना है। पहला, whether above transaction of supplying machine and exchange of the equity investment can be treated as a export। सबसे पहले तो उसने कहा एक्सपोर्ट है कि नहीं, तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, क्या मशीन का जाना और इक्विटी का आना, क्या ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी जो आप इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, कुछ भी जो आप इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, क्या वो एक्सपोर्ट कैटेगरी में आ जाता है। यस, ठीक हो गई इतनी बात। फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, ये सर्विसेज के लिए है, ये गुड्स के लिए है। तो इन द गिवन क्वेश्चन हैवी लोडर्स क्या कर रही हैं, हैवी लोड व्हीकल विद एन इनवॉइस वैल्यू सप्लाई कर रही हैं अमेरिकन कंपनी, जो कि बेशक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि यहां पर इंडिया के बाहर तो जा रहा है कुछ। यस, तो क्या ये एक्सपोर्ट है। यस। अब अगला सवाल, आपने एक्सपोर्ट किया, बदले में आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रही, बल्कि आपको एक इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया इन ल्यू ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी पैसा फॉरेन एक्सचेंज में भारत में नहीं आ रहा, और बदले में आप कमीशन अलग पे कर रहे हो। तो याद करो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के अंदर ये पॉइंट आता है कि नहीं, कि पेमेंट ऑफ कमीशन on equity investment outside India in lieu of the export, तो क्या ये चीज अलाउ है। कंप्लीटली डिसअलाउड है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 के अंदर, कंप्लीटली डिसअलाउड है। समझ आया, कोई दिक्कत यहां तक। चलो जी, तो ये थे वो नए क्वेश्चन जो मुझे आपको कराने थे। अब जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो उनके लिए अभी जो रिसेंटली मैंने क्लास ली थी वो आपके सामने चल रही है, उन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। जिन भी क्वेश्चन को में एटलीस्ट आपको दिक्कत है, उन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब मैं परसों कराऊंगा फॉरेन कंपनी एंड प्लस उसके साथ मैं कवर करूंगा जनरल क्लॉज एक्ट। ये क्लास पूरी मुझे लाइव ही लेनी पड़ेगी, फॉरेन कंपनी प्लस जनरल क्लॉज एक्ट की। ठीक है जी, तो परसों मिलेंगे हम लोग। मैं सारे जो पेचीदा चैप्टर है ना वो उठा रहा हूं पहले, जो परेशान करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। Mr. A had resided in India during the financial year 99-2000 for less than 183 days. Okay. He had come to India on 1st of April 2000 for the purpose of employment. बात ध्यान रखना, जैसे ही आप इंडिया में आए एंड आपका पर्पस स्पेसिफाइड पर्पस है, मतलब एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या एनी अदर पर्पस ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड है, भारत में कदम रखते ही आप कौन बन जाओगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाओगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2000 से बंदा कौन बन गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। व्हाट वुड बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001। तो भैया 1 अप्रैल 2000 से वो है ही क्या है, PRII है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक हो गई इतनी बात। तो क्या अब हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन 2 क्लॉज वी लिखेंगे फेमा के अंदर, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को डिफाइन करता है, और इसमें इंडिविजुअल वाला पोर्शन जो कि क्लॉज आई के अंदर है वो लिखेंगे। ये तीनों क्लॉजेस अगर नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। समझ गए इतनी बात। तो ये सारा पोर्शन नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो क्योंकि ए इंडिया में आया है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए विद इफेक्ट फ्रॉम 2000 ही वुड बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, चलिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
Question number 41A. Mr. X had resided in India during the financial year 99-2000 for less than 183 days. He had come to India on 1st of April 2000 for the purpose of business. Again, with effect from the 1st April 2000, क्योंकि ये employment के लिए business vocation या uncertain period के लिए आया है, तो वो बन गया person resident in India. He intended to leave the business on the 30 अप्रैल 2001 and left India on 30 जून 2001. देखो जी 30 जून 2001 तक तो यह रहा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद जब ये लीव इंडिया कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मतलब परमानेंट इंडिया लीव कर रहा है। और अगर परमानेंट इंडिया लीव कर रहा है तो फिर आफ्टर लीविंग इंडिया ही विल बिकम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आफ्टर ही लेफ्ट इंडिया तो ही विल बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहां पे लिख देना एज्यूमिंग, हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं, वो क्या कि ही लेफ्ट इंडिया परमानेंटली, क्योंकि वो इंडिया में आया था, रहने वाला विदेश क्या था, तो इसका मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वो परमानेंटली जा रहा है। ठीक हो गई इतनी बात। अब यहां पर पीआरआई की डेफिनेशन भी लिख देना, पीआरओआई की भी डेफिनेशन लिख देना। पीआरओआई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू की एक लाइन लिख देना कि जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई है। ठीक है, क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, मिस्टर जेड हैड रेजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 99-2000। भाई साहब इंडिया का ही रहने वाला है। He left India on 1st of August 2020 for United States for pursuing the higher studies for the 3 years. ओके 3 साल के लिए हायर एजुकेशन के लिए गया है, तो भैया वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जाते ही तो नहीं बना। नॉर्मली होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही तुमने इंडिया लेफ्ट किया आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं बनोगे, ठीक है ना, क्योंकि मोर देन 182 डेज भी इंडिया में थे तो आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं बनोगे। परंतु यहां पर दिक्कत आई कि आरबीआई के एक सर्कुलर की वजह से। अब आरबीआई का सर्कुलर क्या क्या चलता है कि जो भी इंडिया से बाहर जाते हैं, स्पेशली कनाडा, वो जो कनाडा जाते हैं वो वहां पर पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी करते हैं। अब ये बात सच नहीं है, आरबीआई ने ना इसे जर्नल व्यू बना दिया जो कि सही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो आपने एक जर्नल व्यू ले लिया कि जो यहां से पढ़ने जाएगा, सवाल उठा जो स्टैनफोर्ड में जा रहा है, जो प्रिंसटन में जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहा है, या इन सब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या उनके पास जॉब करने का टाइम होता है? नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट इतने होते हैं इन यूनिवर्सिटीज के। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में जो जा रहा है, सिडनी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उनके पास कहां होगा टाइम। बट आपने एक जनरल व्यू बना लिया कि जी जॉब तो करते ही हैं। अबे वो जो कनाडा की उटपटांग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वो करते हैं जॉब, बाकी थोड़े ना करते हैं। तो आपका सर्कुलर ये वैसे थोड़ा अजीब सा ही है, बट ठीक है, अब सर्कुलर है आरबीआई का और आईसीआई ने उसे अपनाया भी है, तो क्या कर सकते हैं। तो आरबीआई का सर्कुलर कहता है क्योंकि ये लोग जॉब भी करते हैं तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, मतलब पीआरओआई बन जाएंगे। दिस इज बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टेज एंड द कॉस्ट ऑफ द स्टडीज। ठीक है जी। अब आपको क्या सर्कुलर नंबर याद रखना है? बिल्कुल नहीं। तो आरबीआई हैज हाउएवर क्लैरिफाइड इन इट्स सर्कुलर, बस इतना ध्यान रखना। समझ गए? अब वहां पे वो गेम पता कैसे खेलेगा तुम्हारे साथ, मैं बताता हूं। गेम ऐसे खेलेगा कि जब वो इस पे सवाल बनाएगा तो वो जानबूझ के कहेगा कि वो बंदा जॉब नहीं करता, वो केवल पढ़ने के लिए गया है, उसके पास यूनिवर्सिटी में इतना टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी इतना टाइम नहीं देती कि वो जॉब कर सके, वो केवल पढ़ने में बिजी है वो बंदा। अब क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहां पर आप कंटेस्ट कर सकते हो, रियल लाइफ के अंदर भी आप कंटेस्ट कर सकते हो। तो फिर आप ये कहोगे कि यहां पर आरबीआई का सर्कुलर नहीं लगना चाहिए और केवल वो एजुकेशन के लिए गया है, तो फिर यहां पर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही माना जाना चाहिए यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अगर वो ऐसे लिखता है, और अगर वो कुछ नहीं लिखता, लिखता है कि एजुकेशन के लिए बाहर गया है, तो आरबीआई का सर्कुलर लगा देना बस पर। चलिए फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 43, मिस रोज
was an Indian citizen who got a job in the software company in the USA. Okay, she went to USA and stayed there for 12 years. During her stay, she purchased a house in the USA for her residence. अच्छा, अब आपको जॉब मिल गई है तो इसका मतलब आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन गए हैं। अब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बनने के बाद आपने क्या किया? शी परचेज अ हाउस इन यूएसए फॉर हर ओन रेजिडेंट। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी परचेज किया है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड। आगे, देन ड्यू टू सम पर्सनल इशू शी मूव बैक टू इंडिया। ओके, इंडिया वापस आ गई एंड जॉइंड अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। वाओ, एम्प्लॉयमेंट आ गई, तो मतलब इसका मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन गए। अब इनकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। एज शी हैड मूव बैक टू इंडिया शी लेट आउट हर हाउस इन यूएसए। अच्छा, और वहां से उन्होंने इनकम कमानी शुरू की और यूएसए के अकाउंट में डालना शुरू किया। यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बनने पे जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बनने पर आपने उस प्रॉपर्टी से रेंट कमाना शुरू किया। फिर आउट ऑफ डेट अमाउंट शी परचेज अनदर हाउस इन द यूएसए। कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। Based on the above fact, answer the following reference to the provision of the FEMA whether Rose can purchase a house in USA and continue to retain it even after returning to India। हाँ जी, पहला सवाल तो ये है। सवाल उठा, सीए इंस्टीट्यूट ने यहां पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के नीचे कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रखी हैं। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के नीचे कुछ क्लैरिफिकेशंस है। जो क्लैरिफिकेशन कहती हैं कि पहली बात, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो आपको कब मिली है? जब आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। और फिर यहां पर आने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम वगैरह भी आ रही है और उस इनकम से आप कोई मकान वगैरह और परचेज कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सब कुछ आईसीआई ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के नीचे जो क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं उनके अंदर दिया हुआ है। फिलहाल सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 कहता है कि अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब जो अब पीआरआई है, जो पीआरआई है वो होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में, अगर ये करेंसी, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई है बाय सच पर्सन। कब? व्हेन ही वाज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पहला केस तो यही फॉलो हो गया कि जब उसने प्रॉपर्टी विदेश जाकर एक्वायर की, क्योंकि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया थी, परंतु उसने जब प्रॉपर्टी एक्वायर की देन ही वाज एट दैट टाइम शी वाज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होने के वक्त पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, या फिर जो इनहेरिटेंस के थ्रू जो आपको मिली है फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ने आपको इनहेरिटेंस के थ्रू, आपके चाचा जी जो विदेश में रहते हैं उन्होंने आपके नाम प्रॉपर्टी कर दी है जो आप इंडिया में हैं, तो फिर यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच प्रॉपर्टी। यानी कि मिसेस रोज जो कि यूएसए में रही, यूएसए में होने के कारण जो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो क्या यहां पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं इंडिया आने के बाद भी? यस। अब सवाल उठा कि वहां से जो रेंटल इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, उस रेंटल इनकम से इन्होंने एक और प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो फिर यहां पर आरबीआई का सर्कुलर लग जाता है। जो आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिए ना, वो यहां पर लग जाता है। वो कैसे लग जाता है? मिसेस रोज ने क्या किया, जो भी उनको इनकम आ रही थी फ्रॉम द हाउस टू हर अकाउंट इन द यूएसए, और उन्होंने से प्रॉपर्टी परचेज किया यूएसए में आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ठीक है जी, चलिए अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अंदर जो क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं वो कहता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में फ्रीली यूटिलाइज ऑल देयर एलिजिबल एसेट्स अब्रॉड। जितनी भी आपके पास एलिजिबल एसेट्स हैं उनको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उन पे जो इनकम अराइज हो रही है उसे भी, इवन आफ्टर देयर रिटर्न टू इंडिया फॉर मेकिंग एनी पेमेंट, मतलब उनको बेचकर आप कोई पेमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उनकी इनकम से वो भी कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मिसेस रोज के अनदर हाउस परचेस कर सकते हो उस रेंटल इनकम से? आंसर इज यस। ठीक हो गई इतनी बात? बताइए जी, डन का मैसेज मिल जाएगा?
1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, बस 1 मिनट, 1 मिनट का होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 ए पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ए कहता है जी, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द ब्रांचेस मेंशन्ड बिलो। ओके, NNM Limited, an Indian company having its registered office at Mumbai, India, established a branch at New York, USA on the 1st of April 2005। देखो जी, अगेन आपसे पूछा तो रेजिडेंशियल स्टेटस है, बट इस बार सेक्शन 2 क्लॉज वी का सब क्लॉज आई ना पूछ के डबल आई, ट्रिपल आई एंड आई वी पूछा है, याद है? 2V, डबल आई, ट्रिपल आई एंड आई वी, ये पूछे गए हैं, ठीक है। टू आई लिखने की जरूरत नहीं है, 2I लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक एक के ऊपर जैसे जैसे पूछे गए हैं वैसे वैसे 2V का यूज करके, अगर आपको 2V याद है, बस ये याद नहीं है, याद नहीं है छोड़ दो। 2V इंडिविजुअल के अलावा बाकी तीनों पॉइंट लिख दो, पॉइंट तो याद रहेंगे ना, ठीक है ना? तो वो तीनों पॉइंट लिख दो, लिखने के बाद फिर इसका कंक्लूजन करना शुरू करो। NNM Limited, an Indian company having its registered office at Mumbai, इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, एस्टेब्लिश अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क। बताइए न्यूयॉर्क ब्रांच का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, जल्दी बताइए। न्यूयॉर्क ब्रांच का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मैं कह सकता हूं? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यस। के बाद DDI Limited, a company incorporated and registered in London, established a branch at कानपुर। भैया कानपुर ब्रांच का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई इंडियन ब्रांच, वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, यस। फिर DDI Limited is a branch office at Singapore which is controlled by the कानपुर branch। ऑफिस एट सिंगापुर कंट्रोल्ड बाय द कानपुर ब्रांच, क्या वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है? यस। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे, चले। तो ये तीनों के तीनों पर्सन रेजिडेंट इंडिया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 43 बी, हाँ जी, क्या कहता है जी? मिताली डायमंड्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द कटिंग, पॉलिशिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द डायमंड्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। The company export the diamond to the USA for the first 5 financial year. The foreign exchange earned by the company in the exporting diamond is as under. Okay, पहले 5 साल की इनकम दे रखी है फॉरेन एक्सचेंज की। The company want to give a donation. अच्छा, कंपनी डोनेशन देना चाह रही है। ओके, शेड्यूल 3 क्यू एक्ट।
$10,000 to an institution situated in USA which provide technical support and training in the field of the cutting and polishing of the raw diamonds. This will help the company in guiding its employees posted in USA to get the requisite training. Referring to the provision, state whether the company can give donation to such an institution. बताइए जी, कंपनी कितना डोनेशन दे सकती है? भाई साहब, पिछले 3 साल का जितना भी एवरेज है या टोटल है? बताइए, एवरेज लेना है या टोटल लेना है? बोलो बोलो बोलो। 3 साल का एवरेज लेना है, ऐसी की तैसी हो गई सारे कॉन्सेप्ट की। हाँ जी, बताओ जी, पिछले 3 साल का एवरेज, एवरेज लिखा है? अरे तुम मरवाओगे यार कहीं ना कहीं। एवरेज नहीं लिखा, लिखा है 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years, मतलब तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल, और टोटल का 1%। और एक और लिमिट भी है, बताइए कितना है? $50 लाख, विच एवर इज लोअर या हायर? विच एवर इज लोअर या हायर? विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस कितना निकला? हां जी, विच एवर इज लेस कितना निकला? दोनों का विच एवर इज लेस फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा। 1% ऑफ 3300 आया ये, और 50 लाख विच एवर इज लेस मतलब $3300। आप कितना दे रहे हो? $10,000। तो क्या $3300, $10,000 मतलब आप दे रहे हो 3300 से ऊपर हो गया, तो आरबीआई की परमिशन चाहिए कि नहीं? हाँ जी, क्या आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए? यस, आरबीआई की परमिशन चाहिए। समझ आ गई कैलकुलेशन? भाई कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं? अब सवाल उठा, पूरा कॉन्सेप्ट लिखना अगर आ जाए तो डोनेशन किस लिए दे सकते हो? डोनेशन एक्सीडिंग 1% फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, और $US 50 लाख विच एवर इज लेस से ज्यादा अगर आप देना चाहते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए। अगर आप डोनेशन किसको देना चाह रहे हो? क्रिएशन ऑफ चेयर करना चाह रहे हो इन द रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चेयर मतलब सीट्स जनरेट, मैनेजमेंट कोटा से सीट्स जनरेट करवाना चाह रहे हो। Contribution to the fund promoted by the educational institution and contribution to the technical institution, body or association in the field of activity of the donor company। टीसीएस ने स्टैनफोर्ड को आईटी यूनिवर्सिटी में, जो आईटी में बड़ा योगदान देता है स्टैनफोर्ड, वहां पे योगदान दिया था टीसीएस ने। ऐसे ही आईआईटीज को बहुत सारे योगदान बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से मिलते रहते हैं। कुछ योगदान इसलिए मिलते हैं ताकि एडिशनल चेयर क्रिएट हो सके, कुछ फंड्स में योगदान जाते हैं, और कुछ उनके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या बॉडी और एसोसिएशन को मिलते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक है, तो यहां पर इन 3 कामों के लिए आप दे सकते हो 1% और 50 लाख विच एवर इज लेस से ऊपर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लीजा नाम से। लीजा क्या है? लीजा एक एयर होस्टेस है ब्रिटिश एयरवेज के साथ में। वो 12 दिन एक महीने के अंदर फ्लाई करती हैं और फिर ब्रेक लेती हैं 18 दिन का। ब्रेक के समय पर वो अपने बेस कैंप में रहती हैं, जो कि उनका कहां लोकेटेड है? मुंबई के अंदर। 18 दिन हर महीने में। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रहती हैं 182 डेज के अंदर। सवाल उठा, लीजा का मुंबई रहना एक मजबूरी है या उनकी इच्छा है? बताओ जी।
क्या मजबूरी है या इच्छा है? द आंसर इज मजबूरी है, इच्छा नहीं है, मजबूरी है। जब हम कहते हैं कि रेजिडेंट वो माना जाता है जो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहे, तो रहने से हमारा मतलब है कि वो पूरे दिल और दिमाग दोनों से अपनी इच्छा से यहां रहे, किसी मजबूरी में नहीं। अगर आप मजबूरी में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज accommodated at a base which is normally the city where the airways are headquartered, बट सिक्योरिटी कंसिडरेशन से उन्हें मुंबई रहना पड़ रहा है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन से, यानी कि एक मजबूरी है, सिक्योरिटी रीजन से उन्हें इंडिया में रहना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे, आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहोगे। समझ गए? जैसे जेडी वैंस अभी आए हुए हैं, अब इतने में कल परसों में इंडिया मान लीजिए अटैक कर देता है पाकिस्तान से और हो जाता है पंगा। अब उनकी फ्लाइट वहीं से उड़ के जानी है पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा चल इंडिया ही रह लेते हैं, वाइफ अपनी वैसे ही इंडिया की है तो इंडिया में ही रह लेते हैं, तो अब इंडिया में ही रहना शुरू कर देते हैं। तो अब इंडिया में रहना आपकी इस टाइम एक मजबूरी थी क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है, समझ गए ना? तो फिर आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे हम। समझ गए? चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर राम, अ सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। ओ, जैसे ही लेफ्ट इंडिया क्या मतलब कौन बन गए? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन गए। इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारी। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद यार एक मिनट, मेरा पेन चलना क्यों बंद हो गया यार? चलो जी, हो गया। मिस्टर राम परचेज अ फ्लैट एट न्यू दिल्ली फॉर 15 लाख। अच्छा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राम जो है सिटीजन ऑफ इंडिया थे बट लेफ्ट करके यूएसए में एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बन गए पीआरओआई। अब पीआरओआई बनने के बाद इन्होंने 2023 में 15 लाख का फ्लैट इंडिया में खरीदा है न्यू दिल्ली के अंदर। पीआरओआई की प्रॉपर्टी इंडिया में बढ़ गई, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ या ना, फटाफट बताइएगा, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या नहीं? फटाफट है। उसके बाद उनके ब्रदर गोपाल जो कि एम्प्लॉयड थे न्यू दिल्ली के अंदर ही जॉब करते हैं, मतलब पीआरआई हैं, उन्होंने भी फ्लैट परचेज कर लिया है। उन्होंने भी सेम बिल्डिंग में फ्लैट परचेज कर लिया है 2023 में 15 लाख का। भाई ने इंडिया में ही रहता है, पीआरआई है और इंडिया के अंदर ही फ्लैट परचेज किया, तो बताइए क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी? नहीं। ये क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आगे। गोपाल का जो फ्लैट था वो फाइनेंस था लोन फ्रॉम अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और गारंटी दी थी राम ने, यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ने पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए गारंटी दी है। बोलो हाँ या ना? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बढ़ गई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की, कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया बढ़ गई। क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में कवर हो रही है या शेड्यूल में कवर हो रही है? सोच समझ के बताइएगा फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइएगा। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया, ये डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं हो रही। डेफिनेशन में हो रही है कवर क्या? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, वो डेफिनेशन में कवर हो रही है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। बट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही, मगर ये चीज कवर हो रही है कहां पर? शेड्यूल 2 ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 के अंदर।
समझ गए इतनी बात? तो ये ट्रांजैक्शन जो राम ने गारंटी दी है वो शेड्यूल 2 ऑफ द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी है और वो ट्रांजैक्शन वहां पर कैट मानी जाएगी, परमिसिबल कैट के अंदर आता है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज ई लिखेंगे, शुरुआत में लिखेंगे कि उसमें वो ट्रांजैक्शन भी आती हैं जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में मेंशन है। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है? ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है जब तक कि उन्हें परमिट ना किया जाए, और आरबीआई इंपावर्ड है रेगुलेशन इशू करने के लिए इस बिहाफ पर, और आरबीआई ने रेगुलेशन बनाई है, यस दे आर कॉल्ड परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दे आर स्पेसिफिकली मेंशन अंडर शेड्यूल 2। और शेड्यूल 2 में लिखा है कि उन रेगुलेशन में लिखा है कि परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर राम भी अलाउ है एंड गारंटी बाय मिस्टर राम भी परमिसिबल है। तो ये परमिसिबल कैट है दोनों की दोनों। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे। A. L was employed as a fashion designer in the Elegant Textile Limited, a public limited company in the Gurgaon, India during the financial year 23-24. He had efficiently provided his services for 183 days during the above said period. Okay. On 1/4/2024, Mr. H, the human resource manager of the Jeff Fashions Limited Paris, offered him a better employment opportunity in such company. Okay. So on 2nd of April 2024, Mr. L left India for taking up employment as a production controller at Jeff Fashion Limited in Paris. बन गया PROI. On 30 April 2024, he flew back to India for a 10 days family function in Manali. कोई फर्क नहीं पड़ता. In the light of the provision, बताइए, आपको बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एल ऑन हिज रिटर्न फॉर अटेंडिंग द फैमिली फंक्शन। बताइए, फैमिली फंक्शन के लिए आए तो क्या PROI है या नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं 2 अप्रैल को जैसे ही आप इंडिया से बाहर गए एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आप PROI बन गए हैं, उसके बाद अगर टेम्परेरी पर्पस से इंडिया आ भी रहे हो तो इट वोंट चेंज योर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड यू विल रिमेन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ओनली। लो जी, सेक्शन 2 क्लॉज V में इंडिविजुअल वाला पोर्शन लिखा, उसके बाद पहला केस दूसरा केस पढ़िएगा। इन केस इंस्टेड ऑफ वेकेशन he joined an employment in Indian company after arriving on 30 अप्रैल 2024, तो बताइए क्या होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएंगे? अगर आपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन गए आफ्टर योर अराइवल डेज, मतलब डेज का ध्यान रखना, किस दिन से? 30 अप्रैल से, 30 अप्रैल 24 से, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो। विद इफेक्ट फ्रॉम 30th अप्रैल यू आर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिस्टर एफ, एन इंडियन नेशनल डिजायर टू ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। कैसे? देखिएगा, प्रेजेंटेशन पे गौर कीजिएगा। कहता जी, पेमेंट ऑफ $10,000 एज कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। मैं जानता हूं कि ये कहां कवर है? क्यूएट के शेड्यूल नंबर 1 के अंदर कवर है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। फिर 30,000 फॉर अ बिजनेस ट्रिप टू द US, टू द UK, कहां पर कवर है? क्यूएट के शेड्यूल नंबर 3 के अंदर कवर है। Remittance of $2 lakh for payment as prize money to the winning team in the hockey tournament to be held in the Australia, ये कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 2 के अंदर कवर है क्यूएट के। ओके, अब सवाल उठा, शेड्यूल 1 पे भी सवाल पूछा है, 2 पे भी सवाल पूछा है, 3 पे भी सवाल पूछा है, कहां पे? तीनों शेड्यूल क्यूएट के हैं। ओके, तो अब आपको सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो पहले क्यूएट के बारे में लिखिए। सेक्शन 5 के अंदर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, फ्रेम द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। एक बात ध्यान रख लेना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सेक्शन के ऊपर गाइडलाइंस लाती है तो वो रूल्स होती हैं, और जब आरबीआई लाता है तो वो रेगुलेशंस होती हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर रेगुलेशंस दी गई हैं, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर क्यूएट के अंदर रूल्स दिए हुए हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। बात समझ आई कि नहीं, पहले इतना बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी बात का ध्यान रखना, एक जगह रूल है एक जगह रेगुलेशन है, इन चीजों से कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी सेक्शन के ऊपर फर्दर गाइडलाइंस आती है तो वो रूल्स के द्वारा लाती है। तो क्यूएट के ऊपर रूल्स बने हुए हैं, क्यूएट के ऊपर रूल्स बने हुए हैं, रूल्स। तो यानी कि आप कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स फ्रेम्ड इन 2000, ठीक है। और जब आप कैट की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, तो वहां पर क्या आएगा, अभी हम देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। जैसे ही रेगुलेशन पता लगे तो इसका मतलब उसे आरबीआई ने बनाया है, और जैसे ही रूल्स दिखे इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बात? अरे भाई डन का मैसेज दे दो यार, डन का मैसेज दे दो। ये तो बेसिक सी बात है, आपके टीचर ने आपको बताई होंगी कि रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज बनाती हैं, आरबीआई सेबी ये रेगुलेशंस बनाती हैं। चलिए, अब अगर मैं रूल्स की बात करूं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, तो फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन पे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं? जहां पर फॉरेन एक्सचेंज का ड्रॉल प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? जहां पर फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर उनकी किसी मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए होती है। और शेड्यूल 3 में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? जहां पर पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होती है, आरबीआई लिख देना यहां पर। अब आपने पूरा क्वेश्चन का आपने आंसर लगभग कर दिया है। अब कीपिंग इन व्यू दीज प्रोविजन, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड एज फॉलो। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का आंसर लिख रहे हैं, लो जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम नंबर 1, दैट इज, आपको यह भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा लिखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ये पेमेंट प्रोहिबिटेड है अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 1 टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? दूसरे में क्या हुआ है, $30,000 की जरूरत पड़ी है बिजनेस ट्रिप के लिए, शेड्यूल 3 में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000 एज अमेंडेड। अच्छा ध्यान रखना, शेड्यूल 3 ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो 2000 के रूल्स थे उनमें 2015 में अमेंडमेंट आई थी, तो इसलिए जब भी शेड्यूल 3 ऑफ द क्यूएट पे सवाल आए तो उसमें ऐसे लिखना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000 एज अमेंडेड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट रूल 2015। ये ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो शेड्यूल 3 में अगर मैं बात करूं तो कोई भी इंडिविजुअल अवेल कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, कहां तक? $, 2,50,000 तक, और उससे ऊपर का अगर कोई रेमिटेंस चाहिए तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। तो फिर यहां पर $30,000 विद इन $2,50,000 में आते हैं, तो इसलिए अलाउ है। समझ आ रहा है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? क्यूएट के क्वेश्चन जब आएंगे तो। नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000, जो क्या कहता है? कहता है जी, अगर प्राइज मनी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दे रहे हो और आप अगर कोई नेशनल, स्टेट या फिर नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स बॉडी नहीं हो, तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कब? $1,00,000 से ऊपर के लिए। तो आप यहां पर केस में कितना खर्च कर रहे थे आप? हाँ जी, हमारे केस में कितना खर्च हो रहा था यहां पर? $2,00,000। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? यस। अच्छा, यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? हां, लिख सकता हूं, परंतु अगर वो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री का नाम पूछे
जो कि अब उसने बदमाशी करनी शुरू कर दी है पिछले 2 अटेम्प्ट से। पहले कभी नहीं की, इनफैक्ट सीए फाइनल के दिनों में भी कभी नहीं की थी, परंतु अब पता नहीं उसे कैसे लग रहा है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो चलो बच्चे से मजे हम ले सकते हैं, और उसने इस प्रकार के मजे लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सही नहीं है ये बात कि इस प्रकार के मजे लेना, बट वो ले रहा है, इस प्रकार के मजे ले रहा है, समझ गए। तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि कंसर्न मिनिस्ट्री का नाम बताइए, लगातार 2 अटेम्प्ट से एमसीक्यू में ये चीज पूछ रहा है। बट अगर जनरल क्वेश्चन पूछे और नहीं कहे मिनिस्ट्री का नाम तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जी, समझ गए? क्या आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। याद नहीं है वो, देखो अब याद नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो, अगर याद हो सकती हो तो कोशिश करो, कोशिश करो। (46A) Referring to the provision of the Foreign Exchange Management Act 1999, state the kind of approval required for the payment of commission of $20,000 on export made toward the equity investment in the joint venture or wholly owned subsidiary abroad of the Indian company. क्योंकि क्यूएट के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है। सेक्शन 5 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने क्यूएट के रूल्स बनाए हैं, जिसमें शेड्यूल 1, 2, 3 दिए हुए हैं। उसके अंदर ये जो ट्रांजैक्शन है वो शेड्यूल 1 के अंदर आती है, जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए अलाउ नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 46B, Basu desires to draw the foreign exchange for the following purposes. अच्छा, पेमेंट रिलेटिंग टू कॉलबैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, अगेन शेड्यूल 1 क्यूएट। 1,20,000 फॉर स्टडी अब्रॉड, शेड्यूल 3 क्यूएट। ओके, 25,000 फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप, शेड्यूल 2। बिल्कुल डिप्टो प्रेजेंटेशन रहेगा। मैं बार बार जोर दे रहा हूं प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी गेम है यहां पर, गड़बड़ मत करना, तभी प्रेजेंटेशन बार बार दिखाइए यहां पर। समझ गए? चलिए फिर एक एक को सॉल्व करना शुरू करो, पहला इसका, दूसरा उसका, तीसरा इसका, बस आगे। एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर परमिसिबल और नॉट अंडर द अबव एक्ट एज पर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लो जी, अब आपसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन फिर वैसे ही रखूंगा, देखना। इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन द फॉरेन सिक्योरिटी, शेड्यूल 1 के अंदर अलाउ है। फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, शेड्यूल 1 के अंदर अलाउ है, शेड्यूल 1 ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ जी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ द करेंसी और करेंसी नोट, शेड्यूल 1 के अंदर अलाउ है। ट्रेडिंग इन द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, शेड्यूल 3 के अंदर प्रोहिबिटेड है। इन्वेस्टमेंट इन द निधि कंपनी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, शेड्यूल 3 के अंदर प्रोहिबिटेड है। किसकी बात की गई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की या किसकी? अच्छा, ये नहीं लिखा। हाँ जी, लास्ट की दोनों ट्रांजैक्शन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो जी सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखी गई है। इसके अलावा सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में भी आती हैं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा तो क्या बनेंगे, रेगुलेशंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन बनाई है 2000 में ही। अब इन रेगुलेशंस ने 3 तरीके के शेड्यूल दिए हैं। शेड्यूल 1 परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसके ऊपर ये वाला जो प्रोवाइजो है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जो $250,000 की लिमिट है, $250,000 की लिमिट है, a resident individual may draw from an authorized person not exceeding $250,000 per financial year for such amount as decided by RBI from time to time for the CAT 1 के लिए। यानी कि CAT के शेड्यूल 1 के लिए जो लिमिट है वो $250,000 है। अच्छा, यही तो क्यूएट के शेड्यूल 3 के लिए भी है। हाँ, तो इन्होंने लिखा कि ये जो लिमिट है वो सबसम्ड है, मिलाकर है, मतलब कैट के शेड्यूल 1 के लिए और प्लस क्यूएट के शेड्यूल 3 के लिए, दोनों के लिए मिलाकर लिमिट है $250,000, दोनों के लिए मिलाकर है।
ठीक है जी। चलिए, तो यानी कि अगर इस लिमिट में से कुछ भी यूज करोगे तो उसमें से माइनस होता रहेगा। ये सब आप जानते हो इस कॉन्सेप्ट को, बट यहां पर ये कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत आपको नहीं थी, अगर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इससे तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना लिख दीजिएगा कि पहला शेड्यूल 1 के अंदर जो परमिसिबल कैट दी हुई है शेड्यूल 1 के अंदर, फिर परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया दी हुई है शेड्यूल 2 के अंदर, फिर प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दी हुई है शेड्यूल 3 के अंदर। ठीक है जी, ये लिख लिया, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन कर दीजिएगा, उसके बेसिस पे कंक्लूजन कर दीजिएगा। एक एक ट्रांजैक्शन का पकड़ के पे भी कंक्लूजन कर सकते हो जैसे क्यूएट में किया था, और यूं भी लिख सकते हो कि शेड्यूल 1, ये 1, 2 और 3 तीनों ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउड है शेड्यूल 1 के अंदर, क्योंकि ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा की गई हैं, तो ये अलाउड है शेड्यूल 1 के अंदर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले के बारे में लिखो अलाउड है शेड्यूल 1 के अंदर, दूसरे के बारे में फिर लिखो अलाउड है शेड्यूल 1 के अंदर, तीसरे के बारे में फिर लिखो अलाउड है इस पर शेड्यूल 1। वैसे भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है जी? 47 कहता है अशोक, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, had been working in a company in Chicago, USA since last 8 years and had been settled there with a family. Okay. However, the said company opened its branch in India last year and Ashok has been deputed there for a duration of 26 months. Okay. यानी कि ये कौन बन गया? पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। क्योंकि आप कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, डेप्यूटेशन पर आप वापस इंडिया आए हैं एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, तो आप हैं पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आगे। He remitted an amount of 2,80,000 on 20th December 2021 to his family in USA. आप रेमिट कर सकते हैं, हाँ, जितनी नेट सैलरी तक आप सब रेमिट कर सकते हैं। The detail of the salary earned by him are as follow. Gross salary है इतना, contribution to provident fund इतना, TDS कटा है इतना। 3,50,000 में से 80,000 घटा दो तो कितने बचे जी? 2,70,000 घटे, 2,70,000। तो इनकी नेट सैलरी कितनी थी? 2,70,000, और इन्होंने रेमिट किए हैं कितना? 2,80,000। भाई नेट सैलरी तक तो कर सकते थे, तुमने नेट सैलरी से भी ऊपर कर दिया। तो फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एफोर्टसेड केस सिनेरियो डिटरमाइन द फॉलोइंग इशू, हाउ मच एक्सेस अमाउंट इफ एनी हैज बीन रेमिटेड बाय मिस्टर अशोक टू हिज फैमिली। कितना ऊपर रेमिट किया आपने? $10,000। अगर ये पूछे किसकी परमिशन चाहिए तो आरबीआई की चाहिए, क्योंकि ये भी शेड्यूल 3 में ही आता है। क्लियर? अरे भाई बोलो ना हाँ। बढ़ सकते हैं, बट उसने पूछा नहीं किसकी परमिशन चाहिए, उसने कहा कितना एक्सेस अमाउंट रेमिट किया। तो खुद चौधरी मत बन गया ना वहां पर, कि हम बताते हैं देख किसकी परमिशन चाहिए, देख हम तुझे सारे लूपहोल समझाते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेट वेदर देयर आर एनी रेस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप सेक्शन 6 यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का देखोगे तो क्या लिखा है? सेक्शन 6 ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है? सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप विड्रॉ कर सकते हो। फिर कहता है कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बना सकता है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है और अमाउंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वहीं पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के नीचे प्रोवाइजो है जो कहता है हैंग ऑन, किसी भी हालत में आरबीआई दो चीजों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। पहला, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन पे यानी कि लोन की रीपेमेंट पर, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसके अंदर रिडक्शन हो जाता है तो फिर उसको कवर अप करने के लिए आप एडिशनल कैपिटल देते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्लासेस में एग्जांपल दिया कि ब्राजील में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ब्राजील के अंदर कंपनी खोलने के लिए आज की डेट में $1 लाख की। पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड $1 लाख ब्राजील में इन्वेस्ट करती है, बट पहले साल में 20,000 का लॉस हो जाता है। तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी रह गई है? क्योंकि ब्राजील में पेड अप कैपिटल निकालते हुए लॉस भी माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, तो मेरी पेड अप कैपिटल रह गई है $80,000।
जबकि कैपिटल रिक्वायरमेंट है वहां पे मिनिमम $1,00,000, तो मुझे $1,00,000 बनाने के लिए $20,000 एडिशनल चाहिए, यस। तो क्या मैं ले जा सकता हूं? हाँ, आरबीआई इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ठीक हो गई थी बात। तो शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे अगेन, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं क्या क्या लिखूं, मुझे ये पता कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की शुरुआत सेक्शन 2 क्लॉज ई से होती है, अंत होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में दी गई चीजों सर, ठीक है ना। फिर सेक्शन 6 की शुरुआत के अंदर फिर दोबारा मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लिखता हूं। वहां पर आप चाहो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से भी शुरुआत कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज ई, फिर उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 मेंशन कर सकते हो, प्लस इसका प्रोवाइजो मेंशन कर सकते हो कि कोई भी नो प्रोहिबिशन होगी, नो प्रोहिबिशन बाय आरबीआई। कहां पर? पहला एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के ऊपर, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया के ऊपर। इस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हो। समझ गए? तो पहले सेक्शन 2 क्लॉज ई, फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, फिर प्रोवाइजो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का जो कहता है कोई भी प्रोहिबिशन बाय द आरबीआई नहीं होगी दो चीजों पर, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के ऊपर और डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया पर। तो thus there is no restriction on the FEMA in this regard, amortization of loan पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बताइए जी, कोई दिक्कत? हटा दो। नेक्स्ट, examine with reference to the provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999 the residential status of the branches mentioned below. Okay, ये वही का वही क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे आधारित। एमकेपी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई। इंडियन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। इंडिया एस्टेब्लिश अ ब्रांच एट न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ एमकेपी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। WIP, a company incorporated and registered in London, established a branch at Chandigarh branch, person resident in India. WIP Limited, Singapore branch, which is controlled by Chandigarh branch, again person resident in India. Simple है। फिर Mr. T. Raghav have secured admission in the reputed and recognized university in the Germany for higher and technical education outside India. After arrival in the Germany, he has gone ill, and want a medical treatment facility in the reputed German hospital. He desired to apply to the government of India for availing the additional remittance beyond the limit approved for foreign currency exchange facility. He has already enjoyed the permitted facility of the foreign exchange for studies abroad for the said financial year. Decide the following as to the fact given in the question as per the provisions of the FEMA. पहला, as an individual, to what extent Mr. T. Raghava may avail the foreign exchange facility for the higher and technical study in Germany. क्या लिमिट है जी? शेड्यूल 3 क्यूएट के अंदर $2.5 लाख, बस $2.5 है? नहीं। क्या हायर लिमिट भी मिल सकती है विदाउट आरबीआई अप्रूवल? यस, अगर यूनिवर्सिटी से इसका एस्टिमेशन मिल जाए तो ये पैरा जरूर लिख देना। Can T. Raghava avail the facility of additional remittance in the foreign exchange beyond the limit for the medical treatment? Yes, avail कर सकते हैं। अगर वहां से मेडिकल हॉस्पिटल जो है उन्हें एस्टिमेशन ज्यादा का दे दे तो वो अवेल कर सकते हैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो समझ गए, शेड्यूल 3 पे आधारित क्वेश्चन है। तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पूरा लिखना है, ऐसे मत लिखना है FEM, पूरा लिखना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक हो गई इतनी बात। $2,50,000 की लिमिट है, बट मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या फिर एजुकेशन वगैरह के लिए आप उससे ऊपर भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन फेमा के ऊपर। मुरारी लाल, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, हैज इन्वेस्टेड
in 4 residential immovable property under the construction in Kolkata. Each property is negotiated at 2 crore with the company owned by the builder. अच्छा, the company, एक मिनट, मैं दोबारा से पढ़ता हूं. Murari Lal, a company resident outside India, a person resident outside India, has invested in 4 residential immovable property under construction in Kolkata. Okay, PRY इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है. Each property is negotiated at 2 crore with the company owned by the builder. ठीक है. This amount is to be paid in 2 installments as 60% on the immediate basis on the booking and the balance on the possession of the properties. ठीक है. The above transaction is done by the companies owned by the builder through 2 brokers from the USA on the commission basis. Oh, अच्छा. Murari Lal, as per the terms and condition, remitted 60% of the amount of all 4 immovable property directly to the company. अच्छा. Answer the following explaining the provision of the Foreign Exchange Management Act. पहला, whether investment by Murari Lal and payment of commission on this transaction is permissible. Person resident outside India प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है इन इंडिया, क्या ये चीज अलाउ है या डिसअलाउ है, पहले तो ये बताइएगा. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया परचेज कर सकता है? हाँ, अलाउड है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 2 के अंदर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 2 के अंदर ये ट्रांजैक्शन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसके ऊपर कमीशन पे हो सकती है. ये जो प्रॉपर्टी इन इंडिया परचेज हो रही है उसके ऊपर कमीशन पे हो सकती है. अब कमीशन के लिए एक लिमिट दी गई है. वो लिमिट कितनी दी गई है? अब यहां पर मैंने कहा ना, आईसीआई थोड़ी बहुत गोची खेल जाता है और आईसीआई को पता नहीं लगता कि वो गोचियां खेल रहा है. आईसीआई को ना पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसी ऐसी चीजें करता है कई बार. कमीशन की एक लिमिट दी गई है शेड्यूल 3 में, याद है? शेड्यूल 3 में एक लिमिट दी गई है. कहता है रेमिटेंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया if the commission per transaction to the agent abroad for the sale of residential flat or commercial plot in India exceed कर जाए $25,000 और 5% of the inward remittance whichever is more से ज्यादा हो जाए. बट ये किसके लिए है? अदर देन इंडिविजुअल. यहां पे कमीशन कौन पे कर रहा है? यहां पर कमीशन कौन पे कर रहा है, बताइए जी. मुरारी लाल पे कर रहा है या कौन पे कर रहा है? अब लग तो यही रहा है कि इंडिविजुअल पे कर रहा है, बट पूरा ब्लैंक रखा हुआ है. ये बेवकूफी है, ये थोड़ी सी बेवकूफी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. लग तो यही रहा है बट क्लैरिटी नहीं है कि किसने कमीशन पे किया. मतलब किसी ने भी लिखा नहीं है, ना इंडिविजुअल के बारे में लिखा है ना कंपनी के बारे में. भाई कंपनी, बिल्डर जो है वो कंपनी है, तो बिल्डर भी तो पे कर सकता है. लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है. बट मुझे यह पता है कि कमीशन की जो डिटेल दी गई है, पता है क्यूएट के अंदर क्या लिमिट है. तो मुझे वो लिमिट मेंशन करके आना है और बताना है कि हाँ जी कमीशन अलाउ है या डिसअलाउ है. एजेंट को जो पे की है, हाँ जी कितना आया है, रेमिटेंस इंडिया में कितना आया है. भाई जरूरी नहीं है ना, ये भी तो हो सकता है कि शायद कंपनी ने, बिल्डर ने पे की हो कमीशन. ये भी तो हो सकता है माल बिकवाने के बदले में. और एक आपको एक बात बताता हूं, मतलब आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपको इन चीजों को पता नहीं होगा. ये बात ना आपके लेवल पे पूछी नहीं जानी चाहिए. ये बताना चाहिए कि कंपनी ने कमीशन पे की है. पूरा क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है कि क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये इंडिविजुअल ने पे की है. पूरा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ है. बट एक चीज बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ की एक बात बताता हूं. प्रैक्टिकल लाइफ की बात क्या है कि जब भी कोई नई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनता है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप बुकिंग कराते हो तो बायर को कमीशन पे नहीं करनी पड़ती, सेलर कमीशन पे करता है एजेंट को. बात समझ आई?
बट ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली पूरे इंडिया के अंदर ये कन्वेंशन है, ये परंपरा है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसने भी प्रॉपर्टी परचेस की होगी। वो बेचारा इतना एक्साइटेड हो गया कि उसे लगा कि बच्चों को भी पता होगा कि ये बच्चे अभी प्रॉपर्टियां परचेस कर रहे होंगे ना, ढक्कन, कुछ तो अक्ल लगाओ। क्वेश्चन देख करके ये पता ही नहीं लग रहा कि कमीशन किसने पे की है, इंडिविजुअल ने या अदर देन इंडिविजुअल ने। बट मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं कि पूरे इंडिया में जब प्रॉपर्टी बिकती है तो वो प्रॉपर्टी पे कमीशन हमेशा ओरिजिनल जब प्रॉपर्टी बनती है, जब नई प्रॉपर्टी बनती है तो सेलर एजेंट्स को पे करते हैं, बायर एजेंट को पे नहीं करता है। ठीक है, जब भी ओरिजिनल किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप एक्वायर करते हो, एक्विजिशन करते हो। क्लियर? तो इसका मतलब बिल्डर जो कंपनी है उसने कमीशन पे की होगी यहां पर। और कमीशन कितनी पे हो सकती है? इंडिया में कितना आया है बताओ जी, इंडिया में कितना आया है? भाई कितनी प्रॉपर्टी है इंडिया में? बोलो भाई, बोलो भाई, इंडिया में कितना आया है? 2 करोड़। 2 करोड़ है। ईच प्रॉपर्टी इज नेगोशिएटेड एट 2 करोड़। और 2 करोड़ पे कमीशन कितनी बन गई? 2 करोड़ पे कितनी % कमीशन बन गई? 2 खोखा, हमें लो 2 करोड़। 2 करोड़ पे कितनी बन गई? 10 लाख। अब यहां पे भी एक ट्विस्ट है। उसने कहा है 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि जितना पैसा इंडिया में आ चुका है, इनवर्ड रेमिटेंस, इंडिया में सारा नहीं आया। इंडिया में कितना आया है? पढ़ना। 60% ऑन द इमीडिएट बेसिस एंड बैलेंस ऑन द पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओ माई गॉड! तो इसका मतलब 2 करोड़ का 60% कर दो, बना 1 करोड़ 20 लाख। उसका 5% कर दो तो बना 6 लाख। तो 6 लाख और $25,000। अब एक इंडियन रुपीस में है और एक डॉलर में है। यहां भी गेम फंस गई। अब या तो दोनों को डॉलर में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को रुपीस में कन्वर्ट करो। बात समझ आ रही है भाई? बात समझ आई कि नहीं? क्लियर हो गई इतनी बात? भाई दोबारा बोलता हूं, आपने 2 करोड़ पे किए इंडिया में। इंडिया में कितना आया है? इसका 60%। तो जितना भी इंडिया में आया है उसका 5% कमीशन पे कर सकते हो और $25,000 पे कर सकते हो, और विच एवर इज मोर पे कर सकते हो। विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर पे कर सकते हो। ठीक हो गई थी बात? चलिए, अब अगर मैं कहूं कि डॉलर का रेट है, मान लीजिए 100 रुपए भी है, $1 इज इक्वल टू ₹100। मान लो जी ये रेट है, आपको रेट देगा वो क्वेश्चन में, इसमें भी दिया हुआ था, यहां पे मिसिंग है। अगर मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज है तो $25,000 का मतलब है 2.5 लाख रुपए, और 6 लाख विच एवर इज हाई, मतलब 6 लाख की कमीशन अलाउ है। बताओ हां या ना? विदाउट टेकिंग द आरबीआई अप्रूवल। अब दोनों पार्ट्स देखो जरा, पार्ट नंबर 1 भी देखो और पार्ट नंबर 2 भी देखो। $25,000 और ₹6 लाख को या तो डॉलर में कन्वर्ट कर लो या $25,000 को रुपी में कन्वर्ट कर लो, विच एवर इज हायर निकाल लो। तो 6 लाख इज हायर अगर $1 100 रुपए का है तो। भाई समझ गए? समझ गए कि नहीं?
क्लियर? चलिए 6 लाख इज हायर तो 6 लाख अलाउ है। आंसर पढ़ लीजिएगा अब आप आराम से। लो जी, डॉलर का रेट नहीं दिया मतलब वो मेरी मिस्टेक है, जो नहीं दिया, लिखना चाहिए था वो, मतलब मेरे को लिखना था, मेरी गलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं एक काम कर रहा हूं, आज मैं किसी अर्जेंट काम से मैं आज ये क्लास यहीं ओवर करता हूं। एंड प्रेजेंट कैसे करना है देखो ना, हुआ क्या है, मुरारीलाल इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है, तो आपके पास है क्या लिखने के लिए? क्या है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है। पहली बात, ये चीज अलाउ है या डिसअलाउ है? बताओ जी। शेड्यूल 2 का रेफरेंस देंगे आप, शेड्यूल 2 कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया परचेज कर सकता है। ये सबसे पहले आंसर की शुरुआत यहां पे देखिएगा ना, शेड्यूल 2 से दी हुई है। फिर उसके बाद जब कमीशन की बात आती है तो कमीशन की चर्चा शेड्यूल 3 में है, ऑफ द क्यू एक्ट, ऑफ क्यू एक्ट, तो आंसर में उसी तरीके से दिया हुआ है। आंसर एकदम परफेक्टली शो किया हुआ है इसका। ठीक है, चलिए, ईच प्रॉपर्टी इज नेगोशिएटेड एट 2 करोड़, इंटरप्रिटेशन कैसे करा? ईच प्रॉपर्टी इज नेगोशिएटेड एट 2 करोड़ मतलब 2 प्रॉपर्टी परचेज किए ना, 2 प्रॉपर्टी परचेज किए ना, हर प्रॉपर्टी जो है 2 करोड़ की है, तो मैं तो कमीशन 1 पे निकाल के बता दी उसे। भाई कमीशन जो है आप पे करते हो, अगर मैं कहूं कि कमीशन कितनी अलाउ है, तो जो 25% है, सॉरी 5% है, या फिर जो $25,000 है वो पर प्रॉपर्टी है, पर प्रॉपर्टी। तो हमने इसलिए पर प्रॉपर्टी बेसिस पे ले लिया ना। अगर आप 2 प्रॉपर्टी बेचोगे तो 2 पे इतना निकल जाएगा, मतलब 6 लाख इंटू 2 इजिकल टू 12 लाख हो जाएगा। समझ गए? तो पर प्रॉपर्टी इतनी कमीशन है। समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम केवल फेमा यहां तक ही करेंगे आके। अब कल हम जनरल क्लॉज एक्ट भी खत्म करेंगे। मैंने क्वेश्चन आज मतलब समझ लो पहले ही दे दिया आपको, और कल मैं साथ में जनरल क्लॉज एक्ट के एक और चैप्टर शुरू कराऊंगा, वो होगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी भी होगा। तो ये 2 चैप्टर कल होंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी प्लस जनरल क्लॉज एक्ट, ये दोनों होंगे। ठीक है जी, ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।